गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 6वीं में हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का 9 अध्याय 9 जिसका शीर्षक है गुप्त काल। इसके पहले हम लोगों ने इस अध्याय 8 में विदेशों से संपर्क एवं उन लोगों से किस प्रकार से विदेशों में किस प्रकार से व्यापार हुआ उसके बारे में अध्ययन किए थे, और इसमें मौर्य वंश के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, महावीर जी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से दिया, लोगों को किस प्रकार से जागृत किया। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में आपका देखोगे, इसमें इस पाठ में हम आज लगभग 1700 साल पहले की बात के बारे में पढ़ेंगे। उस समय तक का आते जाते भारत में हर क्षेत्र में लोग खेती करना प्रारंभ कर दिए थे, और इसके साथ ही सब यहाँ पर प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें गांव सब में सघन लोग, मतलब गांव के में जो बस्ती का बसाहट होता था वो बहुत ही सघन होता था, क्योंकि उस समय लोगों के पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। तो उन लोग खास करके कृषि करना और पशुपालन को ही अपनाते थे, और इसीलिए गांव में बढ़ती हुई जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बहुत अधिक थी उस समय। इसके साथ ही समय पूरे भारत में आपके मतलब अनेक छोटे छोटे राज्य भी बन गए थे, और इन राज्यों में अपना अलग अलग राजवंश भी बन गया था। और इसी समय देखेंगे, इस समय इसका इलाके में राजा जो महेंद्र थे, महेंद्र भी समुद्रगुप्त से पराजित हुआ था। इसी समय जब यहाँ गुप्त वंश, जब हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी समय जो राजा महेंद्र थे वो समुद्रगुप्त से युद्ध किए, और समुद्रगुप्त इसमें जो राजा महेंद्र समुद्रगुप्त से हार गया। किंतु समुद्रगुप्त ने उन्हें 1 साल का जो लगान था उसे वसूल करके उसके राज्य को उसने वापस कर दिया था, और फिर से वो अपना राजवंश चलाना प्रारंभ कर दिए थे। अब देखते हैं समुद्रगुप्त का जो राजवंश था, वो मतलब उस समय का जो काल था वो किस प्रकार का था। इस समय यहाँ पर मगध, वर्तमान में जिसको हम आज बिहार राज्य के नाम से जानते हैं, ये गुप्त वंश के राजाओं का शासन था। यहाँ पर समुद्रगुप्त इसी राजवंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। उसकी राजधानी यहाँ पर उस समय मगध जब राज्य था, उस समय उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम लोग यहाँ पर पटना के नाम से जानते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि आज जहाँ पर बिहार है उसे पहले क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। और आज जो पटना के जो इसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राजाओं पर हमला करते थे, और वे दूसरे राज्यों पर अपने राज्य मिलाना चाहते थे, ताकि उनका अपना राज्य यहाँ पर बड़ा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो। समुद्रगुप्त भी यही चाहता था। शुरुआत से ही देखते हैं, जब से राजवंश या फिर राज्य बनने लगे थे, वहाँ पर राजवंश लोग शासन करने लगे थे, तो उनका एक ही मकसद होता था कि वह दूसरे राज्य पर आक्रमण करे और अपने राज्य में उसे मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करे। मतलब वो चाहते थे कि अपना साम्राज्य बहुत बड़ा हो, हमारा जो शासन व्यवस्था हो वो बहुत बड़े क्षेत्र में हो। तो समुद्रगुप्त का भी यही कहना था। समुद्रगुप्त की यहाँ पर प्रशंसा इलाहाबाद के एक स्तंभ जो खंबा है, खंबा पर शिलालेख के रूप में खुदी हुई है। उसे शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त में आर्यावर्त, जो उत्तर भारत, यहाँ पर आट्विक राज्य जिसे वर्णावल, तथा यहाँ पर दक्षिणापथ जिसे दक्षिण भारत में कई राज्यों पर, दक्षिण भारत के कई राज्यों पर हराया था। इसमें दक्षिण पद में जिस राज्यों को उसने यहाँ पर उसने हराया, उनमें से जो सिरपुर थी, और जो यहाँ महाकांता है, जिसका आज हम लोग छत्तीसगढ़ रखते हैं नाम, उसका प्राचीन नाम महाकांता भी था, जो वर्तमान में बस्तर तथा उड़ीसा क्षेत्र में आता है। समुद्रगुप्त के यहाँ पर आर्यावर्त में राजाओं को हंसकर उनके राज्यों पर अपने राज्य को में मिला लेते थे। उस समय वे ऐसे थे, जो कई राजवंश ऐसे थे जो अपने मतलब
उन्हें अपने ओर आकर्षित करके उसको अपने राज्य में मिला लिया जाता था और वो हंसते हंसते अपने राज्य को उसके नाम पर कर देते थे। इसी तरह से उनका राज्य बहुत बड़ा हो गया और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया था। और इसी प्रकार से समुद्रगुप्त भी था, जो छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्रों में, उसी प्रकार से बिहार में और पंजाब में हर एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया और वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करके वो अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था। लेकिन उसने दक्षिण पथ के राजाओं को हराने के बाद भी उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। और जो दक्षिण पथ में भारत के जो दक्षिण पथ का जो क्षेत्र था, वहाँ पर उसने भी उन क्षेत्रों पर आक्रमण किया, वहाँ के राजाओं को हरा दिया, किंतु वहाँ पर वो शासन नहीं करा। वहाँ पर वो राज्य को अपने मतलब उनके जो पराजित राजा थे उनको उनका राज्य वापस कर दिया और फिर से वो अपने क्षेत्र पर आ गया था। इसी में देखेंगे, कक्षा में चर्चा कीजिए कि उसे समुद्रगुप्त में यहाँ पर आर्यव्रत के राजाओं को अपने राज्य में क्यों मिला लिया और किंतु उसने यहाँ दक्षिण के राज्यों को नहीं मिलाया। समुद्रगुप्त में केवल यहाँ पर योद्धा था कि वह बल्कि यहाँ पर कला प्रेमी भी था। वह समुद्रगुप्त एक योद्धा होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी था और उसी के कारण से देखेंगे उसके समय वे ढाले गए, जिसमें सोने के कुछ सिक्के तथा यहाँ पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। और समुद्रगुप्त ने इस बात को समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा जो चंद्रगुप्त था वो वहाँ पर विक्रमादित्य राजा बना था। जो चंद्रगुप्त था, विक्रमादित्य की कहानी आप लोग सुने होंगे। चंद्रगुप्त तो ये विक्रमादित्य के रूप में उसका बेटा वहाँ पर शासन राजा बना। उसने भी उत्तर भारत के कई राज्यों पर आक्रमण किया और अपने राज्यों का विस्तार किया था। और यहाँ पर देखेंगे, दक्षिण में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं ने अपने दोस्ती के साथ दोस्ती भी की थी तथा उसके साथ यहाँ पर राजा तथा यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में गुजरात उस तक का वो अपना साम्राज्य फैलाया। उत्तर भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में भी समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त था विक्रमादित्य, तो वो अपना साम्राज्य स्थापित किया। गुप्त राज्य में कई प्रांत ऐसे थे जो मुक्ति में बटा था। वे हर एक प्रांत के कई जिले था जिसमें कई विषयों में बांटा गया था और इसका प्रशासन वहीं से सम्मिलित लोग करते थे। यहाँ पर स्थानीय लोग करते थे और राजा केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही उन्हें समझाने मतलब उन्हें महत्वपूर्ण बातों पर ही उन्हें ध्यान देने के लिए कहता था। और गांव के प्रशासन में गांव के महत्वपूर्ण बातों को वह भी अमल करता था और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। इस प्रकार से समुद्रगुप्त के प्रशासन काल में वह स्थानीय बातों को भी अधिक महत्व दिया गया था। और इसी में देखेंगे यहाँ पर अधिक करके इन राजाओं में के अतिरिक्त यहाँ पर गुप्त वंश के और अन्य महत्वपूर्ण राज्य भी हुए थे जिन्हें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो कुमारगुप्त इसमें है, जिन्होंने चंद्रगुप्त यहाँ पर प्रसिद्ध थे। इस वंश का शासन लगभग 500 तक का चला, वहाँ पर शासन किए थे। जो गुप्त काल में जितने भी शासक थे, चाहे वो समुद्रगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त के रूप में विक्रमादित्य हो, इन लोगों ने। और यहाँ पर देखेंगे, भारतीय विज्ञान, कला तथा धर्म की प्रगति के लिए वह कला बहुत महत्वपूर्ण थी। इस काल में यहाँ पर जो लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए थे जो उनके जीवन को बदल कर रख दिया था। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, समुद्रगुप्त और उसके बाद जो चंद्रगुप्त का शासन काल था, उस समय उन लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे उन दिनों लोगों का यहाँ पर अधिक करके लोगों के जीवन कैसा था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस समय के लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल था और एक तरफ से देखा जाएगा उन दिनों बहुत से पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें जो धर्म, कहानी तथा नाटक से संबंधित होती थी, जिसमें नाटक और विज्ञान से संबंधित होती थी। उसी के आधार पर इसमें लोगों के जीवन को ढालने की कोशिश की गई थी। और मैं इसमें देखेंगे इसमें बहुत से कुछ ऐसे जो थे जिसमें कला है, विज्ञान है और जो कथाएं हैं थी वो उसको लोग अपने जीवन में भी उतारे थे। इसके अलावा उस समय अन्य कई शिलालेख खुदवाए गए थे। शिलालेख का मतलब है कि उस समय जो भी घटनाएं घटित होती थी उन घटनाओं को शिलालेख के माध्यम से उसको वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर खुदवाया जाता था, ताकि वो एक प्रमाण रहे उस समय का कि ये बातें इस समय इस काल की थी। इसलिए आज भी अगर हम देखते हैं तो वो शिलालेख आज भी सुरक्षित वहाँ पर रखाया गया है जो उस काल में खुदवाई गई थी। इसी से संबंधित देखेंगे यहाँ पर संबंधित स्थानों पर देखने के लिए यहाँ पर भारत आते हैं और यही चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत आते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर जो भी अध्याय किए हैं या पढ़ाई किए हैं उसको हम लोग उसको अच्छे से पुस्तक पढ़ेंगे और पुस्तक पढ़कर आप अपने इसको छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उसको निकाल कर लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।